तो ये तैयारी में आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजरती है और उसका आउटपुट जो हासिल होता है उसके लिए आपके पास टाइम, बोलो भाई, बहुत थोड़ा होता है। अब यहां से मुश्किल बात शुरू हो गई। यहां से क्या शुरू हो गया? टेक्निकल मसले अब आना शुरू हो जाएंगे। देखो, जो कल की तैयारी की जाती है वो कब तक की जाती है? अक्सर 40 साल तक तो फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं ना भाई। आप पहले पढ़ते हो, देखो 10 साल का बच्चा जो है ना, बच्चा 7 साल में जाता, बल्कि मेरा ख्याल है आजकल तो 4 साल, स्कूल वालों का तो बस नहीं चलता। वो कहते हैं बच्चा पैदा हमारे स्कूल में आगे करो, फिर हम पढ़ाएंगे उसको। वो तो फीसें लेने के चक्कर में है ना। 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिल ना करें, खेलने कूदने दें उसको, उसकी जहनी ग्रोथ होने दें। लेकिन एक स्कूलिंग सिस्टम ऐसा मुसल्लत कर दिया गया है हमारे ऊपर, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को, जिनके बेचारों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते, घर में रहते। खैर, ये फिर टॉपिक चेंज ना हो जाए कहीं। तो बच्चा स्कूल में जाके पैदा कर दिया आपने, माजरत के साथ। जो फ्यूचर में स्कूल आ रहे हैं उनमें यही होगा। बल्कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले माँ बाप को पढ़ाने के लिए, क्या आपके बच्चे के लिए पहले आपका पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना, ताकि पैदा होते ही बच्चे को पढ़ी लिखी मां मिले। तो हमने माँ बाप के लिए भी एक सेंटर खोला हुआ है, जिनकी औलाद होने वाली है, वो उनका मकसद है पैसे खींचना, तो वो बहुत पहले से प्लानिंग करेंगे। तो बच्चे की प्लानिंग, जो दुनिया की प्लानिंग है, वो शुरू हो जाती है 3-4 साल में। आप उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हो और भारी भरकम फीसें देना, भाई बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, भारी भरकम फीसें देना शुरू कर देते हैं आप। ये फ्यूचर की क्या हो रही है? प्लानिंग। सारे पैसे खर्च कर रहा हो, जितनी अर्निंग है उड़ा देता हो, तो लोग उससे कहते हैं भाई कल के लिए कुछ बचा के भी रखो। कल अगर जॉबलेस हो गए, कल अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, क्या भीख मांगोगे लोगों से? तो ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन थोड़ा सा कुछ कल के लिए बोल लेना भाई, बचा के रखो। मुझे पता है जून का महीना है 2019, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है कराची में। गर्मी पंजाब में भी पड़ती है, लेकिन ये कोफ नहीं होती जैसे यहाँ की गर्मी में। अजीब सा हिसाब किताब है। 2-4 हजरात ने एसी के लारे रप्पे दिए थे, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गए वो लोग। 2-4 हजरात थे जिन्होंने कहा था हम आप मस्जिद में एसी लगवा रहे हैं, उसके बाद से वो मार्केट में शार्ट। दुआ करें अल्लाह उनको मार्केट में दोबारा आने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। ये चंदे का जदीद स्टाइल है, वरना मौलवी लोग चंदा मांगते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये हर वक्त चंदे मांगते रहते हैं। तो अब मांगना तो ज़रूरत है ना चंदा। मसाजिद के जो मसारिफ हैं वो तो चंदे से ही पूरे होते हैं, गवर्नमेंट थोड़ी पैसे देती है। तो हमने इस स्टाइल में चंदा मांगा है कि चंदा भी मांग लिया और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो पुराने वाले मार्केट में नहीं आए तो बहुत से नए लोग आ जाएंगे जिनको अंदाजा होगा अच्छा मस्जिद में एसी की ज़रूरत है माशाल्लाह। तो ये एक स्टाइल होता है। तो खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई शख्स सारे पैसे उड़ा देता हो तो लोग उसे कहते हैं कि भाई कल के लिए कुछ बचा के रखो। आपने देखा होगा साइन बोर्ड पे इश्तिहार होता है बैंकों की तरफ से, रुपया बचाइए कल काम आएगा, लिखा होता है ना, रुपया बचाइए कल काम आएगा। तो कल की फिक्र करना ये अक्लमंद लोगों का काम है। कितनी फिक्र ये भी मैं बताता हूं, इसमें गुलू जायज नहीं है। सेहत के हवाले से भी लोग बात करते हैं कि भाई अभी तो खा रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, पेप्सी भी पी रहे हो, कोफ्ते भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन बेटा कल ये निकलेगा सारा, अभी से एहतियात करो। कहते हैं ना, बच्चों को कहा जाता है देसी घी खाया करो, इसलिए कि आज अगर घी खा के जवान हुए तो कल बुढ़ापे में ये घी क्या होगा? काम आएगा। अभी इसे डालडे पे पले तो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? क्या ख्याल है भाई? हमारे एक दोस्त है किबला हकीम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अगर इंतकाल हो गया। दोस्त तो नहीं, उम्र में ज़्यादा थे लेकिन महल्ले में रहते थे, हकीम थे, बड़ी बातें करते थे वो। तो एक नौजवान उनके पास आया, बहुत ही बारीक सा, 15-16 साल उसकी उम्र थी, बिल्कुल ऐसे, बल्कि 18 साल उम्र थी, ऐसे बारीक। एक तो होता है दुबला और एक होता है बारीक। वो कुछ अल्लाह माफ़ फरमाए गलत कार्यों में लगा हुआ था, नाजायज़ चीज़ों में, जिसकी वजह से अपनी सेहत काफ़ी ख़राब कर ली थी उसने।
तो हकीम साहब उसको समझा रहे थे कि बेटा, जब जिस्म में कुव्वत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उस वक्त ये हाल है, तो जब बुढ़ापा होगा, जब ताकत वैसे ही जिस्म में नहीं रहती, उस वक्त क्या होगा तुम्हारा है? भाई जवानी के बाद कमजोरी है ना, तो जब जवानी में ही कमजोर हो तो कमजोरी में क्या हाल होगा? तो मुझे उस बात पर ना एक किस्सा याद आया कि एक साहब ने एक दवा इजाद की और इश्तिहार के लिए ना, मशहूर करने के लिए ये मैसेज चलाया कि ऐसी दवा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। देखें, अपनी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए एक उसूल ये है कि आप कोई ऐसा काम करें जो दूसरा नहीं कर रहा, तो आपकी बात मार्केट में फैल जाएगी। सब एक तरफ जा रहे हैं तो आप कोई नया फिरका लॉन्च करें, नई नई बातें मार्केट में लाके फेंकते रहें आप, तो आप बहुत जल्दी मशहूर हो जाएंगे और चंद लोग भी आपके पीछे चल पड़ेंगे। तो वो उसने दवा कहा कि ऐसी दवा है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम उठा सकता हूं कि बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। अब दुनिया में कौन ऐसा है जिसको बुढ़ापे से मोहब्बत हो? हर आदमी चाहता है हमेशा जवान रहो। वो भीड़ लग गई और वो दवाएं मुनासिब रेट पर बेच रहे हैं, लोग ले लेके जा रहे हैं। अब जो खा रहा है बीमार हो रहा है, जो खा रहा है बीमार हो रहा है। खैर इन्होंने ठीक ठाक नोट छाप लिए और वहां से पतली गली से निकल लिए। बाद में किसी ने इनको पकड़ा, बोला आपने ये दावा किया था ऐसी दवा है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, और जो खा रहा है वो उसकी तो हालत खराब हो रही है। उसने कहा भाई जब जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा करीब, क्या ख्याल है भाई? भाई जब जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा करीब करीब भी नहीं आएगा, जवानी में मार देगी ये दवा उसको। तो वो हकीम साहब उस नौजवान को समझा रहे थे कि अभी तुम्हारा ये हाल है। वो बेचारे गलत कार्यों में, नाजायज चीजों में लग लग के आजकल नौजवानों ने सेहतें बर्बाद की हुई हैं। तो वो उन्होंने कहा कि अभी ये हाल है तो बेटा बुढ़ापे में क्या होगा? यानी जाहिर है बुढ़ापा तो फिर आएगा ही नहीं। देख लें बेचारों की हालतें क्या क्या चल रही हैं, सेहतें ही खत्म हो गई हैं। कुछ वालिदैन ने जुल्म किया औलाद के ऊपर, उनको उल्टी सीधी चीजें खिला खिला के। आज के बच्चे देसी घी नहीं खाते, उनको देसी घी से बदबू आती है, हालांकि देसी घी में अल्लाह ने खुशबू रखी है, उसकी खुशबू पे तो वो बिकता है। भैंस के दूध में, गाय के दूध में अल्लाह ने खुशबू रखी है, वो खुशबू आजकल बच्चों को बदबू लग रही है, उल्टे दिमाग चल रहे हैं। खैर, तो अक्लमंद वो समझा जाता है जो आज फिक्र करे कल की, ऐसा ही है ना? तो बच्चों को कहा जाता है बेटा आज खाओ, जो जवानी में खा लिया वो काम कब आएगा? क्योंकि बुढ़ापे में नहीं खाया जाएगा फिर, और ज्यादा खाओगे तो नुकसान भी होगा। आज खा लिया तो काम कब आएगा? कल आएगा। तो इतनी बात तो पूरी दुनिया में सब मानते हैं, इस पर सारी दुनिया के अक्लमंदों का इत्तिफाक है कि कल की फिक्र करना अक्लमंद लोगों का काम है, और बेवकूफ़ आदमी आज ही सब कुछ हासिल कर लेता है, आइंदा आने वाले कल की फिक्र नहीं करता। लोग बेटियों की शादियां क्यों करते हैं? उनको पता है भाई हम मर जाएंगे, तो ये अपने घर में रहेंगी तो इनका मुस्तकबिल महफूज। वरना किसी बाप का दिल नहीं करता कि बेटी को घर से बोलो भाई रुखसत। बेटों को निकालने में इतना मसला नहीं होता, निकल यहां से, कान से पकड़ के निकाल दो, थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा चले ना, चमाट मारो, निकल यहां से। बेटी को से जो बाप को मोहब्बत होती है, तो कोई बाप कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी घर से रुखसत हो, लेकिन ये कुर्बानी बाप देता है बच्ची के मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो दुनिया में हर शख्स, आपको औलाद चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। हमेशा आप कमाते नहीं रहेंगे, हमेशा आपके हाथों में ताकत नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा आप पे बुढ़ापा होगा, फिर आप पे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमला कर सकती हैं, तो इसमें सिर्फ आपकी औलाद है जो आपकी खिदमत करेगी, बाकी कोई भी आपकी खिदमत उस तरह से नहीं करेगा। वो किराए पर रख लेंगे आप किसी को, एक अलग बात है, वो दिल और जान से मोहब्बत के साथ खिदमत नहीं करेगा आपकी। तो प्लानिंग, फ्यूचर की, मुस्तकबिल की प्लानिंग, मुस्तकबिल की प्लानिंग ये हर आदमी करता है और हर शख्स को करना चाहिए। सेहत की प्लानिंग भी होती है, मुआशी लिहाज से भी आप प्लानिंग करते हैं। लोग इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि भाई आज अगर कल हम बीमार हो गए या कल गाड़ी में हादसा हो गया, मसला ना हो जाए,
तो अगर से इंश्योरेंस नाजायज़ है, हराम है, वो तरीक़ाकार सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग करना ये गलत, बोलो भाई, नहीं है। यहां तक मैं अपनी बात समझा पाया हूं। अब मसला मुसलमान में और काफिर में बड़ा है। मुसलमान के यहां जो कल की डेफिनेशन है वो नहीं है जो काफिर के यहां है। बहुत मुश्किल है भाई। कल की जो डेफिनेशन है ना हमारे जो उर्फ में, वो 50-60 साल की जिंदगी को कल कहा जाता है। हालांकि ये बहुत छोटा कल है। इस कल के लिए जितनी तैयारी की जा रही है, इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो कल है ना, जिसके लिए आप तैयारी करते हो और 40 साल तक करते रहते हो, तो ये तैयारी में आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजरती है और उसका आउटपुट जो हासिल होता है उसके लिए आपके पास टाइम, बोलो भाई, बहुत थोड़ा होता है। अब यहां से मुश्किल बात शुरू हो गई। यहां से क्या शुरू हो गया? टेक्निकल मसले अब आना शुरू हो जाएंगे। देखो, जो कल की तैयारी की जाती है वो कब तक की जाती है? अक्सर 40 साल तक तो फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं ना भाई। आप पहले पढ़ते हो, देखो 10 साल का बच्चा जो है ना, बच्चा 7 साल में जाता, बल्कि मेरा ख्याल है आजकल तो 4 साल, स्कूल वालों का तो बस नहीं चलता। वो कहते हैं बच्चा पैदा हमारे स्कूल में आगे करो, फिर हम पढ़ाएंगे उसको। वो तो फीसें लेने के चक्कर में है ना। 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिल ना करें, खेलने कूदने दें उसको, उसकी जहनी ग्रोथ होने दें। लेकिन एक स्कूलिंग सिस्टम ऐसा मुसल्लत कर दिया गया है हमारे ऊपर, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को, जिनके बेचारों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते, घर में रहते। खैर, ये फिर टॉपिक चेंज ना हो जाए कहीं। तो बच्चा स्कूल में जाके पैदा कर दिया आपने, माजरत के साथ। जो फ्यूचर में स्कूल आ रहे हैं उनमें यही होगा। बल्कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले माँ बाप को पढ़ाने के लिए, क्या आपके बच्चे के लिए पहले आपका पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना, ताकि पैदा होते ही बच्चे को पढ़ी लिखी मां मिले। तो हमने माँ बाप के लिए भी एक सेंटर खोला हुआ है, जिनकी औलाद होने वाली है, वो उनका मकसद है पैसे खींचना, तो वो बहुत पहले से प्लानिंग करेंगे। तो बच्चे की प्लानिंग, जो दुनिया की प्लानिंग है, वो शुरू हो जाती है 3-4 साल में। आप उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हो और भारी भरकम फीसें देना, भाई बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, भारी भरकम फीसें देना शुरू कर देते हैं आप। ये फ्यूचर की क्या हो रही है? प्लानिंग। फिर बच्चा जनाब 15 साल में मैट्रिक करता है, अगर वो इंसान का बच्चा होगा, तमीज से चलता रहा होगा, वरना 20-20 साल लगा देगा कम वक्त से मैट्रिक। तो अगर वो वाकई शराफत से चलता रहा तो इंशाल्लाह 15 साल में क्या कर लेगा? मैट्रिक करके निकल आएगा वो। लेकिन अभी आपकी प्लानिंग खत्म, 15 साल उसने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिए। 15 साल के बाद फिर वो 2 साल लगाएगा इंटर करने में। ये इंटर में जो टाइम लगा रहा है, सुबह शाम किताबें पढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर भी जा रहा है, सुबह कॉलेज जा रहा है, ये आज के लिए कर रहा है या कल के लिए? बोलो भाई, कल के लिए। ये सारी कुर्बानी। सुबह सुबह उठेगा, नमाज के लिए उठे ना उठे, कॉलेज के लिए उठ जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर इम्तिहानों में 2-2 महीने की अलग टेंशन। हमें याद है इम्तिहान के दिन कैसे होते हैं, एक अच्छी खासी टेंशन होती है इंसान पर। दरमियान में कुछ तफरी भी करेगा, सवाद मर्दान चला जाएगा 1-2 महीने के लिए, लेकिन जो ज्यादातर टाइम है उसका वो टेंशन में गुजरेगा। एक फिक्र के रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं नंबर कैसे आए। इंटर के बाद, यानी ये कितने हो गए? 12 साल हो गए, और बच्चे की उम्र हो गई 17 साल। इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं, ये पहले बता दूं। 17 साल में वो क्या करता है? इंटर करेगा। अभी फ्यूचर की प्लानिंग जारी है। फिर उसके बाद वो बीकॉम करेगा या बीएससी करेगा या बीए करेगा, बैचलर बनेगा, फिर उसके बाद कुछ 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारेगा या कुछ भी करेगा। बहरहाल 18-20 साल उसके लग गए फ्यूचर की प्लानिंग। 20 साल के बाद जाके उसको ऐसी जॉब मिलती है जो अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इसलिए उस जॉब को कबूल करता है कि इसके जरिए मुझे अच्छी जॉब फ्यूचर में, बोलो भाई, मिल सकती है। मुझे मुस्तकबिल में, ये मैं कुरान और हदीसी पर बयान कर रहा हूं। लोग कहते हैं कुरान हदीस, वो जो मैंने आयत पढ़ी है ना,
कल की तैयारी करो। उस आयत का मतलब आपको समझा रहा हूं मैं। एक साहब मुझे कहने लगे आपने पूरा बयान किया, कोई कुरान की आयत कोई हदीस। मैंने कहा पूरे बयान में कोई एक बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ मिली है? एक आयत हो उसकी तशरीह में 1.5 घंटा लग जाए, ये ज्यादा बेहतर है कि दर्जनों आयतें हों और समझ में एक भी ना आए। तो तशरीह तो इंसान अपने ही अंदाज से करता है ना। क्या ख्याल है भाई? तो हर जमाने के लिहाज से उसकी तशरीह उसी जमाने के हिसाब से की जाएगी जिस जमाने में आप हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 18-20 साल के बाद वो जॉब के काबिल होता है और जॉब में वो सस्ती जॉब भी बर्दाश्त कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कमीशन ऑफिसर भर्ती होगी आर्मी में, तो शुरू में थोड़ी उसके फूल लग जाएंगे। 2 साल ट्रेनिंग में उसका अच्छी तरह जूस निकाला जाएगा। वो ये सब बर्दाश्त करेगा किसके लिए? बोलो भाई, फ्यूचर के लिए। एक बात आपको दरमियान में जुमला मोतरज़ा के तौर पे कह रहा हूं, और ये ऐसी बात है जिस पर मुझे बूट पॉलिश के ताने दिए जाते हैं। ये जो हमारे यहां कहा जाता है ना फौज सबसे ज्यादा अय्याश है, ये बिल्कुल गलत है। अय्याशी का रेशो फौज में सबसे, बोलो भाई, कम है। यकीन ना आए तो फौज में भर्ती होके देख लें। समझ रहे हैं? मैंने ट्रेनिंग के दौरान बहुत से फौजियों को भागते हुए देखा है। भागते से मुराद ट्रेनिंग से भागते हुए कि हम ये जॉब नहीं कर सकते। हमारे अपने रिश्तेदार हैं, बाज़ रिश्तेदार जो फौज में गए और मोटे मोटे आंसू से रोते थे वो। और एक थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस वक्त तो रोए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फिर जो उन्होंने रूटीन देखी। तो ये जो बैठ के तबसरे करना है ना, ये बहुत आसान है। किसी भी मैं नहीं कह रहा कि फौज दूध से धुली हुई है, दर्जनों खामियां होंगी फौज में, लेकिन ये जो हमारे एक जहन बनाया गया है कि फौज में अय्याशी है, अय्याशी है, होगी अय्याशी, लेकिन बाकी तमाम शोबों में सबसे कम है। आप थोड़ा सा जाके जरा देख लें फौजियों की जिंदगी, तो आप कैंपिंग जो करते हैं, जंगलों में रहते हैं, आप नेवी में जाके देखें। आप जो हमारे जो फौजी जवान पाकिस्तान नेवी में जो समंदरों में रहते हैं, हर वक्त उल्टी की गोलियां साथ होती हैं, हर वक्त उल्टियां। समंदर की जिंदगी एक बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। पाकिस्तान नेवी का तो काम ही समंदर में रहना है, तो कैसे मुमकिन है कि एक आदमी समंदर में रहे? और वो जहाजों में वो सहूलतें नहीं होती जो तिजारती जहाज होते हैं। ये एक जहन बनाया गया है बाकायदा प्रोपेगेंडे के तहत, और फिर ऐसा जहन बनाया गया है कि जो जरा सी फौज की हिमायत में बात करे तो उसके खिलाफ भी पूरा एक मीडिया जो है ना उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। आप जब तक किसी चीज की खुद घुस के तहकीक ना करें, उसके बारे में आपको कमेंट्स करने की इजाजत नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, अखबारों की तहरीरें ये रिसर्च नहीं होती। किसी शोबे में जाएं, आपको कोई ऑफिसर लगता है ना कि वो अय्याश है, तो आप जाएं जरा उसके साथ कुछ दिन गुजारें, उसके साथ कुछ दिन आप गुजारें, तो आपको पता चलेगा कि, और फिर आप किसी उसी लेवल के गवर्नमेंट के किसी दूसरे ऑफिसर के साथ टाइम गुजारें, तो आपको दोनों की अय्याशी में, फौज का एक 18 ग्रेड का या 20वें ग्रेड का ऑफिसर, उसके साथ टाइम गुजारें, और यह भी देखें कि क्या पापड़ बेलने के बाद ये यहां तक पहुंचा है, और वही 20वें ग्रेड का कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप उसके साथ टाइम गुजारें, तो आपको दोनों के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क मालूम होगा। समझ में आ रही है बात? जमीन आसमान का फर्क पता चलेगा आप। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि आपने फ्यूचर के लिए जॉब मिली, आपको कम पैसों की जॉब पे आप गुजारा करते हैं, क्या सोच के कि यार तजर्बा तो हो पहले, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। तरक्की करते करते फिर आप जब 30-35 साल के जाके होते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। तो 30-35 साल आपने फ्यूचर की प्लानिंग में अब रह कितने गए? वही 35 साल ज्यादा रह गए हैं ना अभी जिंदगी के। समझो भाई बात को, अब कितने साल रह गए? 35 साल। तो अब आपको सब्र करके बैठ जाना चाहिए था कि 35 साल मैंने अपने खपा दिए अगले 35 सालों के लिए। भाई कब्रिस्तान में आप जाके देखें तो 60 से 70 के दरमियान ही आपको उम्रें लोगों की नजर आएंगी कब्रिस्तान में। तो इसका मतलब है आप ये फर्ज कर लें कि 70 में मैं दुनिया से, बोलो ना भाई, चला जाऊंगा, ये तसल्ली करके बैठ जाएं, इससे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। ग्रेवी है, अगर बाय चांस बच गए तो बच गए, लेकिन वो बचने के बाद इस काबिल नहीं होता कि वो लाइफ को एंजॉय कर सके। 70 साल के बाद तो कोई बहुत ही कोई किबला हकीम साहबों को कुश्ते मुश्ते खाए हुए हों,
तो वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर नहीं बचते 70 के बाद, तो आम आदमी कहां से बचेगा? बच जाए तो फिर वो बेचारा इस काबिल नहीं होता कि वो जो उसने माजी में फ्यूचर की प्लानिंग की उस प्लानिंग से फायदा उठा सके। उसने अगर माजी में प्लानिंग करके शुगर मिलें लगा ली तो वो चीनी खुद नहीं खा सकता, सही है ना? उसको शुगर होगी, उसको ब्लड प्रेशर होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होंगी उसको। तो मैं ये कर रहा हूं, देखो ये आधी जिंदगी उसने लगा दी फ्यूचर की प्लानिंग में, लेकिन अभी उसकी प्लानिंग खत्म नहीं हुई है। मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो 35 साल में फ्यूचर की प्लानिंग ना कर रहा हो। कोई आपने देखा हो तो मुझे बताएं, अजायब घर में रखवाएंगे इंशाल्लाह उसको हम, कि ये 35 साल में इसकी जो तनख्वाह है इस पे ये सब्र करके बैठ गया है और ये कह रहा है मेरे पास अब खाने पीने का बहुत है और अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, अब मैं मजीद फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करूंगा। अब ये 35 साल तक जो मैंने मेहनत की है, अब मैं अगले 35 साल बस इस मेहनत का फल खाऊंगा। है बताओ दुनिया में कोई ऐसा? क्या हो गया भाई, कोई है? नहीं तो अभी अजायब घर में हमारे यहां जगह खाली है। अजायब घर हमने देखा था, मेरी उम्र 18 साल हो गई तो मैं पाकिस्तान कराची का अजायब घर देखने गया था, तो वो अजायब घर खुद एक अजायब घर है। उस अजायब घर को भी कहां रख देना चाहिए? अजायब घर में। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद अजायब घर में रखने के काबिल है। तो खैर, लेकिन होता यह है कि 35 साल में इंसान हकीकत में प्लानिंग शुरू करता है। अब क्या करता है? अब तो वो कहता है अब मैंने कमाना शुरू किया है, अब मैं मुस्तकबिल के लिए बचाना शुरू करूंगा। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। देखो 35 साल तक कमाने की प्लानिंग हो रही थी। क्या मतलब? अपने आप को प्लानिंग के काबिल बनाने की प्लानिंग हो रही थी। प्लानिंग तो अब शुरू हुई है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? 35 साल में आप क्या शुरू करते हैं? मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी आपको बात सुनने में दुश्वारी होगी। अभी पंजाब का मेरा दौरा हुआ, वहीं किबला हकीम साहब के पास गया मैंने कहा अल्लाह का वास्ता कोई ऐसी दवा दे दो गला ठीक हो जाए यार। तो उन्होंने इलाज बिल ग़िज़ा बताया है। हकीमों के परहेज अल्लाह की पनाह। 2 महीने शोरबे के साथ रोटी खाएं, चावल नहीं खाने। चावल पे पाबंदी, बड़े गोश्त पे पाबंदी, तेल वाली चीज़ों पे पाबंदी, और आलू पे पाबंदी, और दाल माश, दाल चना, भिंडी, सब पाबंदी। मैंने कहा ये बता दें खाना क्या है बस। तो उन्होंने कहा बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी शोरबे में, वो भी गोश्त, इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, उसका शोरबे में लाल आटे की रोटी डबो के खानी है। तो डबो के खाने का तो आपको पता है कि कितना मज़ा अल्लाह ने, वो लतीफ़ा सुनाता रहता हूँ ना डबो के खाने का, तो बस यही खाना है। तो अब वो अब पंजाब का दौरा था, वहाँ लोग दावतें करते हैं। अब उनको बोल रहे हैं भाई वो हकीम ने कहा 2 महीने परहेज़ करो गला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो परहेज़ कैसे करें? तो दावत में तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं। तो दुआ करें। अब 2 महीने परहेज़ का इरादा किया है, दही नहीं खाना। तो वो हकीम खुद बड़े माशाल्लाह जानदार थे, ये बात थी। 75-76 साल हकीम साहब की उम्र होगी और माशाल्लाह जवान आदमी। तो मैंने कहा जो खुद अपनी सेहत बना सकता है इंशाल्लाह वो दूसरों की सेहत भी, वरना आप डॉक्टर के पास जाए ना, माजरत के साथ कोई डॉक्टर साहब बैठे हों तो वो अपनी ठीक नहीं होती। सही है ना? डॉक्टर साहब की अक्सर, सब नहीं, अक्सर डॉक्टरों की अपनी सेहत बेचारों की, क्योंकि जो सेहत के उसूल है उस पर वो खुद अमल नहीं कर रहे होते। सिगरेट खुद पी रहे होते हैं, रात को 3-3 बजे तक तो क्लिनिक से बंद करके आते हैं। 3 बजे डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं अक्सर, और सुबह 12 बजे तक फिर सो रहे होते हैं। तो कहाँ से सेहत ठीक होगी? खैर, तो आप दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए। मेरा तो सारा काम ही गले का है। पूरे रमज़ान में मैंने इसी गले के साथ तरावी पढ़ाई है, इसी गले के साथ 1.5 घंटा बयानात किए हैं। तो बैठता ही जा रहा है, बैठता ही जा रहा है। तो बहुत सारे इलाज किए, फ़ायदा नहीं हो रहा। दुआ करें। अब ये जो परहेज़ 2 महीने का है, ये बकरे, कल मैं देसी मुर्गा लेने गया, कहीं से मिल ही नहीं रहा देसी मुर्गा। तो वो फिर पता चला ये देसी भी आजकल क्या आ रहे हैं, ऊपर से ये होता है खाली, अंदर से इसको वही फीड खिलाई जा रही है। खैर, अब कोई ऐसा ना हो हदिये में देसी मुर्गे ला के रख दे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो मैं ये कर रहा हूं कि 35 साल प्लानिंग के काबिल बनाता है अपने आप को इंसान, और उसके बाद फिर असल प्लानिंग तो अब शुरू होती है। बहरिया टाउन में प्लॉट लेने, ये भी इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, पहले बता दिया।
अगर सही तरह से पढ़ा हो, स्कूल गया हो, टाइम पे कॉलेज गया हो, इम्तिहान तैयारी करके दिए हो, बिल्कुल सही एक्यूरेट जिंदगी गुजार रहा हो, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ हो, तो वो फिर 35 साल में इंसान का बच्चा बन जाता है। वरना हालात आपको को पता है कि क्या है। तो 45 साल में भी लोग कहते हैं यार अभी तो कुछ है ही नहीं, क्या करें, बेरोजगार फिर रहे होते हैं। तो 35 साल में जब आप कमाने के काबिल हो गए, आपकी अच्छी तनख्वाह हो गई, तो अब आप शुरू करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग। अभी प्लानिंग असल में शुरू हुई है। अब आप कहते हैं मेरे बहरिया टाउन में इतने प्लॉट होने चाहिए। अब कोई मैं तनख्वाह ले रहा हूं, अब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये तो बहुत थोड़ी है। फिर आप प्लानिंग करते 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 इसी दौरान बच्चे भी हो रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग के साथ बच्चों की भी, क्या ख्याल है भाई, बच्चों की भी शुरू, बच्चों का स्कूल, फीसें वो सारी हिसाब किताब मर जाता है। लेकिन माजरत के साथ कमबख्त की प्लानिंग खत्म, बोलो भाई, नहीं होती। और अगर बिलफर्ज 50-55 साल में आके ब्रेक लग गई कि यार मैंने जितने प्लॉट खरीदने थे खरीद लिए, बच्चों को पढ़ाना था पढ़ा दिया, जाती मकान खरीदना था खरीद लिया, सारे काम मेरे हो गए, अब मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगा, तो फरिश्ते आके बज़बान हाल कह रहे होते हैं कि 50 साल तो तेरी उम्र इसी में लग गई, अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी ही नहीं बची है, हंसी खुशी कहां से लगाएगा उसमें। भाई पहले कोई जौहर तो हो, वो किसी सिफत के साथ मुत्तसिफ होता है ना। कोई चीज हो तो वो अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, चीज ही नहीं है, तेरी जिंदगी बची नहीं है। 10-15 साल रह गए हैं, वो भी 10 किस्म की बीमारियों के साथ, शुगर, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये भी एक नई बीमारी है बहुत तेजी से माशरे में। वो डिप्रेशन इस बात की होती है कि 50 साल में जहां तक आप अपने आप को देखना चाहते थे पहुंचे वहां तक, बोलो भाई, नहीं हो, तो इसकी वजह से स्ट्रेस में वैसे ही चला जाता है आदमी। अच्छा क्या हो गया मेरी पगड़ी को भाई, सही हो गई अब? तो इसकी वजह से वैसे ही इंसान कहां चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और दर्जनों, फिर औलाद के अलग मसाइल, कोई औलाद बिगड़ गई, वो सारी प्लानिंग की वाट लगा देती है। बिगड़ी हुई बेगम मिल गई, बदअखलाक औरत मिल गई, उसने सारी प्लानिंग की, बोलो भाई, ऐसी की तैसी कर दी। साला मिल गया कोई एक भी आड़ा तिरछा, एक साला भी आड़ा तिरछा मिल जाए ना, वो टेंशन के लिए, बोलो भाई। और सोचो जिसके 3-4 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के साले हों, उसकी जिंदगी कैसी होगी हैं? वो तो शुक्र है अल्लाह ने हमें अच्छे शरीफ साले दिए हैं, वरना रिस्क तो ले लिया ना हमने, रिस्क तो ले लिया ना। तो प्लानिंग करते 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 बुढ़ा हो जाता है, और बिल फर्ज अगर प्लानिंग रोक दे तो अब उस प्लानिंग से फायदा उठाने के लिए जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, बहुत थोड़ी जिंदगी बची है, बहुत थोड़ी। और अक्सर लोग तो अचानक बैठे बैठे अटैक हो गया, शुगर लेवल हाई हुआ, गुर्दे डैमेज हो गए, एकदम मौत की तरफ लुढ़कते हैं। तो मेरे भाई, कुरान मजीद जो बार बार कह रहा है कि ये धोखे का घर है, धोखे का घर है, इअलमू, यकीन कर लो, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, कि दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, और क्या है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है। बार बार जो कुरान कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है कि ये वाकई धोखा देती है इंसान को। हम ये समझते हैं कि दुनिया मुझे धोखा नहीं दे रही, ये बहुत बड़ी भूल है। देखो, एक शख्स है जिसके बारे में महल्ले वाले ये बताएं कि ये धोखेबाज है, तो ऐन मुमकिन है आप बोलो भाई कि महल्ले वालों को इससे कोई चिड़ोगी, हो सकता है ये धोखेबाज ना हो, लोगों को इससे क्या हो, चिड़ो। कोई दूसरा शख्स आके कहता है ये धोखेबाज है, आप कैसे हो सकता है भाई इनके आपस में कोई जाती बोझ हो, इस वजह से ये इसको क्या कह रहे हैं, धोखेबाज। लेकिन जब सारी दुनिया कह रही होगी धोखेबाज है, तो आपको उससे मुआमलात करने में एहतियात करोगे कि नहीं करोगे? आप कहोगे यार इससे लेन देन में अब एहतियात बहरहाल जरूरी है कि यार ये ऐसा है नहीं जैसा नजर आ रहा है, तो पैसों के लेन देन में आप क्या हो जाओगे, होशियार। तो याद रखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है?
अल्लाह से ज़्यादा सच कौन बोल सकता है? अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगह पे बताया कि ये दुनिया धोखे का घर है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ए लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है। जिस कल को तुम कल समझ रहे हो वो हकीकी कल नहीं है, हकीकी कल कोई और है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया धोखे में डाल दे, क्योंकि ये क्या है, ये धोखेबाज दुनिया है। तो अब आप बताओ, जिसको कुरान बार बार कह रहा है धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, और आप उससे बड़े आराम से लेन देन कर रहे हो, आप उससे बिल्कुल पूरा एतमाद करके उस दुनिया पे बैठ गए, तो बताओ फिर हम और आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? महल्ले में एक आदमी के बारे में कोई एक शख्स कह दे कि ये धोखेबाज है, आप एहतियातन उससे लेन देन छोड़ देते हो कि यार मार्केट में ये बंदा बदनाम है। बदनाम ना भी हो, एक शख्स भी कह देगा ना, आप होशियार हो जाओगे। और यहां अल्लाह बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, धोखा देने वाली है, धोखा देने वाली। और ऐसा उस पर एतमाद करके बैठ गए कि यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मैं मजे उड़ाऊंगा ना। नहीं 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 उड़ाओगे मेरे भाई, ये आपको दुनिया क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। देखिए, कुरान मजीद ने दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत। फरमाया इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनतल लहा। क्या अजीब बलागत है कुरान की। फरमाया कि ये जो दुनिया के ऊपर की चीजें हैं, ये हमने दुनिया में रहने वालों के लिए मुज़य्यन कर दी हैं। खूब अच्छी तरह बात को समझने की कोशिश करें। जीनत किसे कहते हैं? फैशन को। कोई दुल्हन को ज़ेबो जीनत से आरास्ता किया जाता है ना, तो क्या मतलब, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, उसको जेवर से आरास्ता करके, डिस्टेंपर के डब्बे खाली करके उसके ऊपर उसको बहरहाल खूबसूरत बनाने की कोशिश, बोलो भाई, की जाती। चाहे वो हकीकत में खूबसूरत हो या ना हो, इससे बहस ब्यूटी पार्लर वालों को नहीं होती। जीनत का मतलब है खूबसूरत बनाने की, बोलो ना, कोशिश। हकीकत में खूबसूरत बनाना किसका काम है? अल्लाह का। तो जीनत का मतलब है कि कोई चीज हकीकत में अच्छी हो या ना हो, देखने में बहरहाल, बोले ना भाई, अच्छी लगे। तो हर इंसान, मर्द भी जीनत इख्तियार करते हैं, औरतें भी जीनत इख्तियार करती हैं, अपनी चीजों को भी मुज़य्यन किया जाता है। आपने देखा होगा जो गांव देहातों के लोग हैं, वो अपनी साइकिलों पे कैसे टेप चढ़ाते हैं ना, साइकिलों पे क्या टेप चढ़ा चढ़ा के नीली पीली पट्टियां, और ऐसे उसको छमक छल्लो बनाया हुआ होता है साइकिल को। रिक्शे वालों को देख लो, ट्रक वालों को देखो, मोर बना हुआ है, चीता बना हुआ है, पूरे ट्रक पे तंजानिया का जंगल आपको नजर आएगा है, और उस पे नीले पीले, जो जिसको अल्लाह ने जितनी समझ दी उसके हिसाब से वो अपनी चीजों को मुज़य्यन करने की कोशिश करता है, ताकि देखने में क्या लगे, अच्छी। अब गाड़ी अगर कलर अच्छा है उसका, और आपने उस पर बड़ा, जैसे दूल्हे के कार को सजाया जाता है, बहुत अच्छी तरह सजा दिया, तो देखने में बहरहाल वो क्या लगेगी, अच्छी। मगर हकीकत में अच्छी है या नहीं, ये मैकेनिक बताएगा। वो इंजन स्टार्ट करके देखेगा कहां कहां से आवाजें निकल रही हैं, कहां से आवाज निकलनी चाहिए मगर नहीं निकल रही, और कहां से नहीं निकलनी चाहिए मगर, बोलो भाई, निकल रही। मैंने अपनी गाड़ी दी किसी मैकेनिक को, मैंने बोला ये अजीब सी एक जगह से आवाज आ रही है। उस मैकेनिक के समझ में नहीं आया, उसने वो वाली आवाज बंद नहीं की जहां से आवाज आ रही थी, जो मुझे भी पता था ये दरवाजा हिल रहा है, वो आवाज क्या कर दी उसने, बंद कर दी। तो इंजन से आवाज आ रही हो या कोई और चीज बज रही हो, इससे पता चलता है कि ये अच्छी है नहीं, ये सिर्फ दूल्हा की कार को, क्या दूल्हा ही कोई देख लो ठीक है, शेरवानी पहनाई हुई है, फूल डाले हुए हैं गले में, और बड़ा ब्यूटी पार्लर से तेजाब से नहा के आया हुआ है माशाल्लाह, सारे जरासीम भी उसके मर गए, कैसा चमक रहा होता है। लेकिन क्या ये इसकी अलामत है कि ये दूल्हा वाकई अच्छा है? भाई अच्छा लग रहा है या नहीं है, ये तो दुल्हन बताएगी 6-7 महीने के बाद, कि जब वो अदालत में खुला लेने के लिए गई भी होगी तो पता चलेगा कि ये अच्छा था भी, या बोलो ना भाई, अच्छा था या नहीं था। तो जीनत का मतलब होता है किसी चीज को आरास्ता कर देना। तो अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना जालना मा अलल अर्द, जमीन के ऊपर जो कुछ है ये हमने आरास्ता कर दिया है, देखने वालों को अच्छा लगता है। अच्छा है नहीं, ये लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा
लग रहा है तुम्हें। कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह ने बयान कर दी। तो अब हम क्या करें? अल्लाह अगर अच्छा लग रहा है लेकिन है नहीं तो हम करें क्या? फिर छोड़ दें इसको? भाई सवाल पैदा होता है जब अच्छा लग तो रहा है ना, बहरहाल अब क्या करें? हम तो जो जो चीज हमें लगेगी हम तो उसी पर अमल करेंगे ना। भाई गाड़ी ऊपर से भी तो देखी जाती है ना, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो या अल्लाह हम क्या करें? छोड़ दें इस दुनिया को? अल्लाह ने फरमाया ना ना ना, छोड़ो नहीं। मैंने अच्छा लगाया इसलिए है कि ताकि तुम इसको हासिल करो, लेकिन बता दिया कि ये अच्छी है नहीं इतनी, लिहाजा इसको दिल देने की कोशिश, बोलो ना भाई, नहीं करो। इतनी अच्छी नहीं है कि दिल पकड़ा दो इसको। कोई औरत बहुत खूबसूरत जेवर पहन के आई, बड़ा अच्छा डिस्टेंपर किया उसने। डिस्टेंपर इसलिए कि आजकल मेकअप नहीं होता, मेकअप के दौर वो पुराने जमाने का जमाना था जब मेकअप होता था। अब डिस्टेंपर के पूरे पूरे डब्बे खाली होते हैं, हकीकत बता रहा हूं। सुना है हमने, यही है, मैंने कभी ब्यूटी पार्लर जाके देखा नहीं, लेकिन सुना है कि